नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। सोचो, किसी भी वेब एप्लीकेशन का, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है बाहर की दुनिया से आ रहे डेटा को सेफली और एफिशिएंटली मैनेज करना। तो आज हम मॉडर्न पीएचपी में डेटा के इसी पूरे सफर को समझेंगे, शुरू से आखिर तक। रेडी हो? बिल्कुल फोकस मोड ऑन कर लो, मोबाइल साइड में रख दो। चलो, तो देखो, ये है हमारा आज का प्लान। हम डेटा की पूरी लाइफ साइकिल को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले हम एक्सटर्नल एपीआई से डेटा लाना सीखेंगे। फिर यूजर से डेटा कैसे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइल अपलोड्स, उसको समझेंगे। उसके बाद उस डेटा को डेटाबेस में सिक्योर तरीके से स्टोर करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में हम अपने एप्लीकेशन के सीक्रेट्स जैसे पासवर्ड्स, इनको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो देखेंगे। तो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। ऑल राइट, सो लेट्स डाइव इन। हमारे डेटा जर्नी का पहला स्टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लाना, मतलब एपीआई से। और पीएचपी ना, इसके लिए हमें काफी सारे ऑप्शंस देता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा टूल कब यूज करना है। सोचो, एक छोटी सी एपीआई कॉल करनी है या फिर एक बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है। दोनों के लिए सेम टूल तो यूज नहीं कर सकते, राइट? अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना? डोंट वरी, चलो इसको क्लियर करते हैं। ओके, स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, यहाँ 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले फाइल गेट कंटेंट्स, ये सबसे सिंपल है, छोटे मोटे जेसन डेटा के लिए एकदम परफेक्ट। फिर आता है एफ ओपन, ये तब यूज करते हैं जब फाइल बहुत बड़ी हो, क्योंकि ये फाइल को एक स्ट्रीम की तरह पढ़ता है। इसका मतलब मेमोरी ओवरलोड नहीं होगी, भले ही फाइल 1 GB की क्यों ना हो। समझ आ रहा है? और आखिर में द किंग, CRUL, एपीआईज और कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट के लिए इससे बेटर कुछ नहीं। इसमें आपको मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है। तो अभी क्या सीखा, खुद से बोल के देखो। सिंपल गेट रिक्वेस्ट है, बस फाइल गेट कंटेंट्स यूज करो, एक लाइन में काम खत्म। सिंपल। लेकिन अगर आपको एक मॉडर्न एपीआई से डील करना है, जहां कस्टम हेडर्स भेजने हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन्स हैं, या पोस्ट, पुट, डिलीट जैसी रिक्वेस्ट करनी है, वहां कर्ल के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां कंट्रोल चाहिए और कंट्रोल सिर्फ कर्ल देता है। और ये कोड देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट। रियल वर्ल्ड में सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है, अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है, और अगर आपने टाइम आउट सेट नहीं किया ना, तो आपका स्क्रिप्ट बस वेट करता रहेगा और साइट हो जाएगी डाउन। कर्ल आपको इस नाइटमेयर से बचाता है। अब बताओ, इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अगर इंटरव्यू में ये सवाल आया तो आसानी से बता पाओगे ना? ओके, आगे बढ़ें। अब तक हम डेटा ला रहे थे, अब हम यूजर से डेटा रिसीव करेंगे। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? फाइल अपलोड्स। पर रुको, ये टॉपिक जितना सिंपल दिखता है ना, उतना है नहीं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। सीरियसली, ज्यादातर डेवलपर्स क्या सोचते हैं कि बस एक HTML फॉर्म बनाया और PHP में move_uploaded फाइल लिख दिया, बस हो गया काम। रॉन्ग। असली मैजिक तो आपके स्क्रिप्ट के रन होने से पहले ही हो जाता है। PHP पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर चुका होता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो इस हिडन प्रोसेस को अनकवर करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, जैसे ही यूजर फाइल अपलोड करता है, PHP उस पूरी HTTP स्ट्रीम को पकड़ता है और उसे एक टेम्पररी फाइल में सेव कर देता है। और याद रखो, ये सब आपके PHP स्क्रिप्ट के रन होने से पहले हो रहा है। स्टेप 2, अब PHP_files नाम का एक स्पेशल अरे बनाता है, जिसमें उस टेम्पररी फाइल की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे नाम, साइज, टेम्पररी पाथ, सब कुछ। स्टेप 3, फाइनली आपका स्क्रिप्ट रन होता है। अब आपकी मर्जी है, या तो move_uploaded फाइल यूज करके उसे परमानेंट लोकेशन पर सेव कर लो, या अगर आपने कुछ नहीं किया तो स्क्रिप्ट खत्म होने पर PHP उस टेम्प फाइल को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। क्लियर हुआ? तो अब सोचो, आपका कोड A1 है, सब A to Z ठीक लिखा है, फिर भी फाइल अपलोड फेल हो रही है। क्यों? 90% टाइम गलती आपके कोड में नहीं, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल php.ini में होती है। अगर वहां अपलोड मैक्स फाइल साइज या पोस्ट मैक्स साइज की लिमिट कम है ना, तो PHP बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। अपलोड चुपचाप फेल हो जाएगा, कोई एरर भी नहीं दिखेगा। इसको नोट किया? हमेशा सबसे पहले सर्वर कॉन्फ़िग चेक करना है। ओके, फाइल सेव हो गई, काम खत्म? बिल्कुल नहीं। अब आती है सिक्योरिटी, जो कि सबसे जरूरी है। पहली गलती, STUP फाइल्स टाइप पर अंधा विश्वास करना।
इसे कोई भी यूजर आसानी से बदल सकता है। सोचो, किसी ने पीडीएफ बोलकर पीएचपी स्क्रिप्ट अपलोड कर दी। इसलिए हमेशा FINFO फाइल यूज करो असली फाइल टाइप चेक करने के लिए। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, फाइल को पब्लिक फोल्डर में सेव करना। अगर आपने ऐसा किया तो कोई भी हैकर उस फाइल को डायरेक्ट URL से एक्सेस करके एग्जीक्यूट कर सकता है। गेम ओवर। सॉल्यूशन, हमेशा अपलोड्स को वेब रूट के बाहर स्टोर करो। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? इन्हीं पॉइंट्स को लिखना। चलो, रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? फाइल अपलोड हो गई। अब टाइम है डेटा को उसके फाइनल डेस्टिनेशन, उसके घर यानी डेटाबेस तक पहुंचाने का। चलो देखते हैं कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाने का सही और आई रिपीट सिक्योर तरीका क्या है। थोड़ा हिस्ट्री लेसन। PHP में MySQL से बात करने का तरीका टाइम के साथ बदला है। शुरुआत हुई पुराने MySQL एक्सटेंशन से, जो बहुत ही बेसिक था। फिर PHP 5.0 में आया MSISQL यानी MySQL Improved, और फिर आया गेम चेंजर PDO यानी PHP Data Objects। पता है ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है। मतलब आप कोड एक बार लिखो और उसे MySQL, PostgreSQL, SQLite किसी भी डेटाबेस के साथ चलाओ। और सबसे जरूरी बात, PHP 7 में पुराने वाले MySQL को पूरी तरह से टाटा बाय बाय कर दिया गया। इट्स गॉन। तो सवाल ये है, उस पुराने MySQL को हटाया क्यों गया? रीजन सिंपल है, उसमें मॉडर्न फीचर्स थे ही नहीं। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट, ना स्टोर्ड प्रोसीजर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट ना ही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, जो SQL इंजेक्शन जैसे डेडली अटैक से बचाने का मेन हथियार है। ये सारे फीचर्स MSISQL और PDO में हैं। सोचो, अगर आप अभी भी पुराना कोड यूज कर रहे हो तो आप लिटरली सिक्योरिटी रिस्क्स को इनवाइट कर रहे हो। और बात सिर्फ फीचर्स की नहीं है, परफॉर्मेंस की भी है। स्क्रीन पर यह चार्ट देखो, साफ साफ दिख रहा है कि MySQLi और PDO दोनों पुराने MySQL से फास्ट हैं, ज़्यादा रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर सकते हैं। हाँ, MySQLi थोड़ा सा आगे है, तो अगर आप 100% श्योर हो कि सिर्फ MySQL ही यूज़ करना है तो ये बेस्ट चॉइस हो सकती है। फोकस बना हुआ है ना? ये नंबर्स दिमाग में रख। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? अगर रिजल्ट चाहिए तो इधर ध्यान दो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। ये मॉडर्न डेटाबेस सिक्योरिटी का ब्रह्मास्त्र है। सिंपल भाषा में ये आपकी SQL क्वेरी के स्ट्रक्चर को यूजर के डेटा से अलग रखता है। वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स वाला एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। पहले आप खाली बॉक्स क्वेरी का स्ट्रक्चर तैयार करते हो और फिर उसके अंदर सामान यूजर का डेटा सेफली रखते हो। डेटा और स्ट्रक्चर कभी मिक्स नहीं होते। इससे SQL इंजेक्शन जैसा अटैक लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। रूल नंबर 1, हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज करो। समझ आया? गुड। तो हमने डेटा फेच किया, रिसीव किया और सिक्योरली डेटाबेस में स्टोर भी कर दिया। सब ठीक? नहीं, एक चीज अभी भी बाकी है। उस डेटाबेस तक पहुंचने की चाबी, यानी आपके क्रेडेंशियल्स, वो कितने सेफ हैं? चलो अपने आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन में इसका जवाब ढूंढते हैं। आपका ऐप कनेक्टेड है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन क्या आपके सीक्रेट सेफ हैं? डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, API कीज, ये सब कहाँ रखें? अक्सर हम डेवलपर्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और ये ऐसी गलती है जो पूरे प्रोजेक्ट को डुबा सकती है। स्क्रीन पर देखो, आमने सामने। बैड प्रैक्टिस, क्रेडेंशियल्स को सीधा PHP फाइल में हार्ड कोड कर देना। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। सोचो, कभी सर्वर थोड़ा सा भी मिसकॉन्फ़िगर हुआ और उसने PHP कोड को प्लेन टेक्स्ट में दिखा दिया, बस उसी सेकंड आपका पूरा डेटाबेस एक्सपोज हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? क्रेडेंशियल्स को एक अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखो, जैसे .anb फाइल, और सबसे जरूरी, उस फाइल को पब्लिक वेब रूट के बाहर रखो। और ये करना बहुत आसान है। स्टेप 1, एक .env जैसी कॉन्फ़िग फाइल बनाओ। स्टेप 2, उस फाइल को अपने पब्लिक फोल्डर से एक लेवल ऊपर रखो। क्यों? ताकि कोई भी ब्राउज़र से yoursite.com/.env टाइप करके उसे एक्सेस ना कर पाए, लेकिन आपका PHP स्क्रिप्ट उसे आराम से पढ़ सकता है। स्टेप 3, अपने एप्लीकेशन में इन वैल्यूज़ को रन टाइम पर लोड कर लो। अब एक काम करो, अभी वीडियो पॉज करो और अपने किसी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चेक करो। क्या आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो? सिर्फ देखने से नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आज हमने डेटा का पूरा सफर देखा, उसे फेच करने से लेकर रिसीव करने, स्टोर करने और आखिर में उसके सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने तक। अब आखिरी सवाल आपके लिए, आपका कोड सिर्फ चलता है या प्रोफेशनल है? फंक्शनल कोड कोई भी लिख सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल डेवलपर वो है जो सिक्योर, एफिशिएंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड कोड लिखता है। तो प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ऑल द बेस्ट।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।